यहाँ पर हम केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स के कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम, ठीक है ना। तो एक सिस्टम है, इन्होंने हीट एब्जॉर्ब किया है, तो हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव होता है, तो Q इज इक्वल्स टू 701 जूल बाय सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने वर्क कर दिया है 394 जूल का। वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि ये सिस्टम से बाहर आ रहा है, तो दिस इज वर्क डन इज इक्वल्स टू 394 जूल। ओके, व्हाट इज द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी। अब ये डेल यू में क्या चेंज आया है वो हमें बताना है। थर्मोडायनामिक्स के लॉ से हमें पता है कि डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। क्यू यहाँ पर है 701 एंड डब्ल्यू है -394 जूल। इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये 307 जूल आ रहे हैं, यही हमारा आंसर है। ओके, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहे हैं द रिएक्शन ऑफ साइनामाइड, ये दिया है सॉलिड विथ डाइऑक्सीजन आर कैरीड आउट इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर की एक खासियत है कि इनमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल बॉम्ब के जैसा है, कुछ भी जितना भी प्रेशर आ जाए सह लेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ओके, एंड डेल यू was found to be this much at this temperature. Calculate the enthalpy change for the reaction at same temperature. अब रिएक्शन यहाँ दिया है, ठीक है, हमें इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले क्या क्या दिया है देख लेते हैं। इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है, मतलब मुझे डेल एच कैलकुलेट करना है, ओके। और क्या क्या दिया है, मुझे डेल यू दिया है, डेल यू इज इक्वल्स टू -742.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। रिएक्शन भी दिया है। अच्छा, डेल एच क्या है ये भी एक बार देख लेते हैं। डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। हमें डेल यू पता है, डेल एन आर और टी भी मिल जाए तो मैं ये डेल एच निकाल लूँगा। तो टी की तो कोई टेंशन नहीं है, बार बार कह दिया है, 2 बार कह दिया है कि टी इतना है, तो मैं लिख देता हूँ 298 के। आर हम सबको पता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, ये होता है आर, ठीक है। और डेल एन के बारे में क्या ख्याल है, डेल एन क्या है, हमने पहले नीचे अच्छे से लिखते हैं। डेल एन क्या है, डेल एन जी हमने पहले भी बोला था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यही होता है हमारा एन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना है, देखिए यहाँ पर ये गैस है 1 मोल, ये भी गैस है 1 मोल, ये गैस नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, तो 2 मोल्स होगा हमारा गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट, सॉरी, माइनस रिएक्टेंट में देखते हैं 1 मोल एंड ये है 3/2 मोल, ठीक है। तो 1 + 3/2। अब इसे सॉल्व करूँगा तो 2 माइनस ये है 5/2, 2 माइनस 5/2, इसे हम क्या लिख सकते हैं, -½ होगा ये, ठीक है। अब देख लीजिए ये -½ है, तो हमारा एन जी जो है -½ निकल गए। अब मुझे डेल एच निकालना है। डेल एच इज इक्वल्स टू यू लिखता हूँ, ये ध्यान रखिए ये किलो जूल पर मोल है, लेकिन आर जो है हमारा 8.1 जूल पर मोल है। तो इसे अगर मुझे ज़रूरत है तो मैं आर को किलो जूल बना लेता हूँ, या तो इसे मैं जूल बना लेता हूँ, इसे ही मैं जूल बना लेता हूँ। तो दिस इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी
तो ये डेल यू क्या है, -742.7 इंटू 10⁻³ इसे मैं जूल में अब लिख रहा हूँ, है ना, 10⁻³ कर दिया हूँ तो ये जूल हो गया, ठीक है। प्लस ये एन जी कितना है, हाफ है, तो -½ इंटू 8.31 इंटू T298। इसे और अच्छे से लिखूँ तो 742,700 लिख सकता हूँ। और इसे प्लस माइनस माइनस, और इसे मैं काट देता हूँ हाफ को इससे, तो इट इज़ 149। 149 इंटू 8.31 अगर मैं करूँ तो ये 1238.19 इतना होता है। और इसके साथ मैं अगर इसे ऐड कर दूँ तो ये हो जाएंगे -743,938.19 क्या, जूल पर मोल, ठीक है ना। इसे मैं किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो ये डेसिमल को 1 2 3 प्लेस आगे ले आना है, तो -743.938 इतना लिख सकते हैं अगर लिखना है तो, किलो जूल पर मोल। डेसिमल को मैंने तीन प्लेस आगे कर दिया, किलो जूल पर मोल, ये हमारा आंसर है, ठीक है। ये तो किलो जूल पर मोल था ही, ये कैसे किलो जूल पर मोल होगा, ये अब देखिए, ये डेल एन क्या है, मोल्स, आर क्या है, किलो जूल पर मोल पर केल्विन, और टी क्या है, केल्विन, ठीक है ना। तो इसे मैं अगर सॉल्व करूं तो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे ये किलो जूल आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ kilojule of heat necessary to raise the temperature of 60 gram of aluminium from 35 degree Kelvin 35 degree centigrade to 50 degree centigrade. Molar heat capacity of aluminium is this much. Molar heat capacity of aluminium दिया है, मतलब मुझे C दिया है, C इज इक्वल्स टू 24 जूल पर मोल पर केल्विन, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। और क्या दिया है, टेम्परेचर डिफरेंस दिया है डेल टी, डेल टी कितना है, फाइनल है 55, इनिशियल है 35, ठीक है। इसे मैं T2 माइनस T1 भी लिख सकता हूँ, तो ये है 55 माइनस 35 इज इक्वल्स टू 20 केल्विन। ये डिग्री सेंटीग्रेड है लेकिन मैं केल्विन भी लिखूंगा तो कोई सेम होता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इन केल्विन, ये सेम है, ठीक है। मुझे डेल टी मिल गया। और अब मास की बारी है। मास देखिए 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है ना। अच्छा, अब एल्युमिनियम के बारे में अगर हम देखें तो एल्युमिनियम के 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम का कितना वेट होता है, तो 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम का वेट होता है 27 ग्राम। ये अब हमें जान के रखना है कि मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम इक्वल्स टू 27 ग्राम। इसका मतलब है कि 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल्स टू 1 मोल, ठीक है। 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम का कितना वेट है, कितना मोल है, 1/27 मोल्स। और 60 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम का कितना मोल है ऑफ एल्युमिनियम, तो 60/27 मोल्स। मोट बात है, मैंने एल्युमिनियम के ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 60 ग्राम एल्युमिनियम हमारे पास है, इसका मतलब 60/27 ग्राम मोल ऑफ एल्युमिनियम है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी, किलो जूल में निकालना है हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60। सीधी सी बात है, एक एल्युमिनियम है 60 ग्राम, इसके टेम्परेचर को मुझे अगर 20 केल्विन इंक्रीज करना है तो कितना हीट मुझे देना होगा, ठीक है।
पर मोल, ये यही इसमें कहा गया है। तो मुझे पता है कि हीट Q इज इक्वल्स टू एन सी डेल टी। यहाँ पर n है नंबर ऑफ मोल्स, C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, या T है चेंज इन टेम्परेचर। लिखता हूँ n कितना है, यहाँ निकाला हूँ मैंने 60/27। ओके, यूनिट क्या है इनका, मोल्स, इंटू C दिया है 24, यूनिट क्या है इनका, जूल पर मोल पर केल्विन, इंटू T कितना है 20 यूनिट है के काट दिया, मोल्स कर दिए, ये इनका यूनिट अब जो सॉल्व करके आएंगे ये जूल्स में है। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इनका आंसर आता है 1066.67 जूल्स। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना होगा एग्जाम में, और इसे किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है तो डेसिमल से मैं 3 डिजिट आगे ले आता हूँ, 1 2 3, दैट मीन्स 1.066 लिख सकता हूँ किलो जूल। 066 को 67 भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, देखिए ना कि ये जस्ट बेसिक जो हमें पता है क्लास 10 से ही, उसके ऊपर से ये चल रहा है कि हीट इज इक्वल्स टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू टेम्परेचर। अब यहाँ पर क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जगह मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया है, इसलिए मास की जगह हमने मोल्स लिया है, मोल इंटू C इंटू T। ओके, ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ पर क्या कहा इन्होंने, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर एट कांस्टेंट प्रेशर दिया है इतना, और ऑफ वाटर एट वाटर ये लिक्विड फॉर्म में और ये सॉलिड फॉर्म में वाटर के लिए ये दिया है। हम देखते हैं कि इनका यूज हम कैसे कर सकते हैं। करना क्या है हमें, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑन फ्रीजिंग 1 मोल ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब हमारे पास है क्या, सबसे पहले हमारे पास है वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे मुझे कन्वर्ट करना है सबसे पहले वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर ये कन्वर्ट होगा एट आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर ये कन्वर्ट होगा एज आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भी मुझे मिलेगा वाटर एट 1 मोल ऑफ वाटर, ये सारे 1 मोल है। हाँ, 1 मोल, अच्छी बात है, 1 मोल है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 1 मोल ऑफ वाटर को मुझे जो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस में कन्वर्ट करना है -10 डिग्री। तो कुछ वाटर जब 10 डिग्री से 0 डिग्री में आ रहे हैं तो कुछ हीट ये बाहर निकालेंगे, हीट आउट होगा, हीट आउट होंगे तो उसे हम नेगेटिव देंगे, माइनस नेगेटिव होगा, हीट आउट है। यहाँ से जब ये वाटर से आइस बन रहे हैं तो फिर कुछ हीट आउट होगा, लेटेंट हीट वाटर के अंदर जो है वो निकल जाएंगे बाहर, तब आइस बनेंगे। और ये आइस 0 से आइस 10 डिग्री जा रहे हैं तो फिर ये आइस कुछ हीट लूज करेंगे नेगेटिव, तब जाकर ये होगा। तो ये सारे हीट जो मिलेंगे मुझे सब नेगेटिव होने चाहिए, और ये सारे नेगेटिव हीट को ऐड करके ही ये चेंज इन एंथैल्पी है। मतलब ये वाटर से यहाँ आइस में गए तो इन्होंने कितना हीट बाहर निकाल दिया, सारे ये इतने हीट मिलाकर बाहर निकल दिया, इसलिए ये आइस बन गए। अब मुझे एक एक करके ये सारे हीट निकालना है। तो आप देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, ये वाटर से आइस में वाटर से वाटर में ही कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है, हमें क्या दिया मिलेगा यहाँ पे हीट निकालने के लिए मुझे NCP डेल टी निकालना है। यहाँ पर CP कौन सा लूँगा, जब ये लिक्विड फॉर्म में वाटर है, यहाँ भी वाटर है, तो ये वाला CP मैं लूँगा। ठीक है ना, ये CP नंबर ऑफ मोल्स पहले ही दे चुका है इन्होंने 1, कोई टेंशन नहीं है, ये नंबर ऑफ मोल 1। CP का वैल्यू इन्होंने दिया है 75.3। ठीक है, यूनिट क्या है, ये 1 मोल है, ये है जूल पर मोल
पर केल्विन। और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, अब देखिए 10 था, 10 से मैं 0 में चला गया, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 10 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं 10 केल्विन भी कह सकता हूँ, तो ये 10 और ये केल्विन, ठीक है ना। ओके, नेगेटिव आप ऐसे भी लगा सकते हैं खुद से ये कंसेप्ट के साथ, क्योंकि ये हीट बाहर आ रहा है इसलिए नेगेटिव होगा। नहीं तो आप ये डेल टी जो है ना, डेल टी होता क्या है, डेल टी अगर मैं यहाँ लिखूँ, डेल टी क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, और या T2 माइनस T1। तो T2 क्या है, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस T1 क्या है, ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे मैं माइनस 10 केल्विन भी लिख सकता हूँ। तो उस अंदाज से भी आप यहाँ पर माइनस लगा कर भी मोट ये जो पूरा टर्म है नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक मैं माइनस लगा दे रहा हूँ, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर है माइनस टी, ठीक है। यहाँ से ये के और जूल ये मोल मोल कट जा रहा है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको -753 जूल मिलेंगे। ओके, ये पार्ट में क्या है, अब आप देखिए ये वाटर 0 डिग्री से आइस 0 डिग्री में जा रहे हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ फ्यूज़न हो रहा है। यहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे, इतना जूल पर मोल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, ठीक है। यहाँ पर क्या हमें चाहिए, सिर्फ मोल्स चाहिए और इंथैल्पी चाहिए, मुझे टेम्परेचर 0 ही है, कांस्टेंट है। इनको कैसे लिखते हैं, इनको लिखते हैं ऐसे, एन डेल एफ फ्यूज़न एच, ठीक है। एन कितना है हमारा 1, और ये कितना है 6.03 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, और ये तो हमारा 1 मोल, तो मोल मोल कट जाएंगे तो किलो जूल, तो ये है 6.03 किलो जूल, ठीक है। नेगेटिव होना ही चाहिए ये, तो ये नेगेटिव है, क्योंकि ये हीट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये नेगेटिव है। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है हमेशा नेगेटिव है। इसे ऐसे समझिए, तो इसे ऐसे समझिए, ये इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन नेगेटिव नहीं होता। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता क्या है, थोड़ा कंसेप्ट है बस। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मतलब है कि मुझे अगर सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कितना हीट मुझे देना होगा। सो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मुझे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो ये पॉजिटिव ही होंगे। लेकिन जब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये सिर्फ माइनस डेल इन्फ्यूजन इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, मतलब सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट करना हो तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं, जिसे हम डेल फ्यूजन एच ऐसे लिखते हैं। जब मैं लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट करूँगा तो सिर्फ माइनस के साइन के साथ ऐसे लिखूँगा। तो यहाँ पर मैं क्योंकि लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये यहाँ पे मैं एक माइनस फ्यूजन लिखूँगा, ठीक है ना। तो इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस डेल एफ फ्यूजन एच, क्योंकि फ्यूजन के मतलब है सॉलिड से लिक्विड, मैं लिक्विड से सॉलिड ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर माइनस फ्यूजन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। जितना हीट सॉलिड से लिक्विड में ले जाने के लिए मुझे देना होगा, उतना ही हीट मुझे लिक्विड से सॉलिड में ले जाने के लिए निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए मैं यहाँ पर माइनस लिख दिया हूँ, तो यहाँ भी एक माइनस और यहाँ भी एक माइनस, ये जस्टिफाइड है। इसे मैं 6030 जूल्स भी लिख सकता हूँ। ये टर्म हो गया। इस टर्म में अगर मैं देखूँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, आइस सॉलिड आइस से आइस में ही कन्वर्ट हो रहा है, ओके। लेकिन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, कैसे, एन सी पी डेल टी, या एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, सी पी क्या है, सॉलिड के केस में, आइस में सॉलिड से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ सॉलिड वाटर, ये वाला यूज करूँगा। कितना है 36.8 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और ये टेम्परेचर टी कितना होगा, डेल टी, मैं इनिशियल टेम्परेचर मेरा हमारा 0 है, फाइनल टेम्परेचर -10 है। फिर आप देखिए डेल टी इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है -10, इनिशियल कितना है 0, कितना हो गया -10 डिग्री सेल्सियस, मतलब -T के। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ -10 ये के, ठीक है।
इसे अब मैं मल्टीप्लाई अगर करूँ तो मुझे मिल रहा है, ये मोल मोल काट दे रहा हूँ, जूल जूल काट दे रहा हूँ, मुझे मिल रहा है 368 जूल। तो 3 स्टेट में मैंने 3 हीट जो बाहर आ रहे हैं वो लिख लिया। तो टोटल हीट जो बाहर आएंगे इनका समेसन दैट इज इक्वल्स टू -7151 जूल। ठीक है, इतना जूल हीट बाहर आ रहा है। इंथैल्पी अगर मैं लिखूं तो चेंज इन इंथैल्पी डेल एच इज इक्वल्स टू यही है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हमें पता है। और क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर क्योंकि प्रेशर का कहीं भी जिक्र नहीं है, प्रेशर हर जब सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो ये जो, और ये सीपी भी है ना, सीपी मतलब क्या है कि कांस्टेंट प्रेशर में ही काम हो रहा है। तो यहाँ भी मैं ये क्यू को पी लिख सकता हूँ, ये कांस्टेंट प्रेशर में इतने हीट बाहर आ रहे हैं। तो डेल एच इक्वल्स टू डेल पी इक्वल्स टू -7151 जूल पर मोल लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि यहाँ पर वो 1 मोल के बारे में ही बात हो रहा है, इसलिए ये भी जो एनर्जी है ये 1 मोल की। जैसे ये 2 मोल हो जाएंगे ना, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सब कुछ सेम रहेंगे। 3 मोल हो जाएंगे, मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सब कुछ सेम रहेंगे। इसलिए ऐसे पर मोल लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर। ओके, अब यहाँ देखते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज दिस मच। इंथैल्पी ऑफ कंबशन पहले भी हमने डिस्कस किया है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब कि मैं 1 मोल को ही कंबस्ट करूँगा, मतलब बर्न करूँगा। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, तो ये हमारा कार्बन सॉलिड में है, इसे ही मैं ऑक्सीजन के साथ बर्न करूँगा और क्या देंगे, कार्बन कंबशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। ये मिलाकर मुझे क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में देते हैं। ठीक है, ओके, इसे बैलेंस करते हैं तो ये पहले से ही बैलेंस है, वेरी गुड। इनका इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ये दिया है इन्होंने -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 32.6 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब फॉर्मेशन की बात करते हैं, हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन मतलब मुझे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जानना पड़ेगा। अब आप ये देखिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का क्या कंसेप्ट होता है कि यहाँ मैं क्या फॉर्म कर रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, कैसे फॉर्म, इंथैल्पी ऑफ कैसे फॉर्म कर रहा हूँ, ऑक्सीजन और कार्बन और ऑक्सीजन से। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के वक्त क्या देखना पड़ता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 1 मोल फॉर्म हो, नंबर 1, और सिर्फ एलिमेंट से फॉर्म होने चाहिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बन मोनोऑक्साइड से फॉर्म हो रहा है तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं चलेगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड एलिमेंट से ही फॉर्म होना चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट है, और ये इक्वेशन भी कार्बन और ऑक्सीजन मिलाकर ही कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। इसका मतलब है कि ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के भी सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है यही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इस इक्वेशन के लिए। देखिए सीधी सी बात है, जब इंथैल्पी ऑफ कंबशन बात करूँगा तो जिसे मैं कंबस्ट कर रहा हूँ वो 1 मोल होनी चाहिए बस, ऑक्सीजन के साथ मिलाकर। ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करूँगा तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो 1 मोल होना चाहिए, और ये प्रोडक्ट में जो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट से ही ये प्रोडक्ट बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से भी बन सकता है, ऑक्सीजन मिलाकर किसी एक कॉम्बिनेशन में मैं बैलेंस करके लिख ही सकता हूँ उसे। लेकिन ये नहीं चलेगा, मुझे ये कार्बन डाइऑक्साइड इनके एलिमेंट से ही चाहिए, मतलब ये कार्बन एलिमेंट है और ये ऑक्सीजन एलिमेंट है, इनको मिलाकर ही ये चाहिए। तो यहाँ पर वो भी मिल रहा है, इसलिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कह सकते हैं इसे। तो यहाँ हमें हो गया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मुझे मिल गया। लेकिन कितने के लिए मिला है, ये 1 मोल ऑफ कार्बन है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इनके लिए मुझे मिला है ये वैल्यू। वो पूछ क्या रहे हैं, हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 32.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सीधी सी बात है, ये 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं वो निकाल लेते हैं। तो मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के मोलर मास होते हैं, कार्बन के हैं 12 प्लस
2 इंटू ऑक्सीजन के 16, ये 2 है इसलिए 2 मल्टीप्लाई किया। इसे देखेंगे तो 12 प्लस 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम, मतलब कि 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है ना, 1 मोल। तो 1 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना मोल, 1/44 मोल। 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू कितने मोल, 32.5 डिवाइड बाई 44 मोल्स। तो हम इतने मोल्स की बात कर रहे हैं, इतने मोल्स के बारे में मुझे बताना है कितना हीट रिलीज होगा। मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन में जो हीट रिलीज होंगे वो है इतना, -393.5 किलो जूल पर मोल, इसी के लिए तो लिखा है। ठीक है ना, तो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन के लिए जो हीट रिलीज होंगे वो ये है। ठीक है, तो फिर 35.2/44 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो हीट रिलीज होंगे वो कितना होंगे, वो होंगे -393.5 इंटू 32.5 डिवाइड बाई 44। ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -314.8 किलो जूल। इसमें भी पर मोल लगाना है, पर मोल हरदम लगाना है आपको। तो यहाँ पर पूछ रहे कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 32.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड डाइऑक्सीजन गैस। तो दिस मच इज द -314.8 किलो जूल of heat is released when 32.5 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम ऑक्सीजन एंड डाइऑक्सीजन। तो ये हमारा आंसर है। यहाँ पर मोल नहीं लगाना है आपको, यहाँ पर सिर्फ जूल्स में लिखना है। ठीक है, 1 मोल में इतने एनर्जी रिलीज होंगे, तो 32.2 डिवाइड बाई 44 मोल्स में कितने रिलीज होंगे, जस्ट यूनिटरी मेथड करके हमने ये आंसर निकाला है। ठीक है, तो मेन कंसेप्ट यहाँ नहीं था, मेन कंसेप्ट हमारा यहाँ था कि इंथैल्पी ऑफ कंबशन ही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बन गया यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, कंबशन के वक्त हमें ये 1 मोल चाहिए और फॉर्मेशन के वक्त हमें ये 1 मोल चाहिए। यहाँ पर दोनों ही 1 मोल थे इसलिए ये सेम हो गए। ओके, अब देखते हैं the enthalpy of formation of this and this is given as a find the enthalpy of reaction। ठीक है, यही बहुत वाइटल है, ये बहुत वाइटल न्यूमेरिकल है। हमें पता है कि enthalpy of reaction is equals to summation of enthalpy of formation of product minus summation of enthalpy of formation of reactant। बस इतनी सी बात है, विथ स्टेरियोमेट्रिक कोएफिशिएंट AI and BI, मतलब जिनका जो ये है ना नंबर ऑफ मोल्स, जिनका जो है उनके संग मल्टीप्लाई करते हुए। तो आप देखिए, तो डेल RH इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, देखिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट में क्या है N2O गैस प्लस 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। अब ये 3 क्यों किया हूँ, क्योंकि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए 1 है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हूँ मैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गए माइनस अब रिएक्टेंट। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4 गैस प्लस यहाँ पर भी कुछ नहीं, इसलिए 1 है, मतलब ये खाली ब्लैंक है, और ये 3 है, तो 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये मैंने जो ये AIBI लिखा है वो इसलिए लिखा है इसके कारण। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये जो 1 3 ये 1 3 ये 1 3 ये 1 ये 3, समझ आ रहा है, इसके लिए ये I और ये BI लिखा है। हो गए। अब मुझे ये सारे दिए हैं चारों, मुझे डेल
RH निकालना है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो अब मुझे कुछ नहीं करना, जस्ट मैं ये अप्लाई करूँगा N2O के लिए। 1 2 3 4, ये तीसरे नंबर पे N2O है, वो है 1 2 3, ये है N2O। तो ये मैं लिख देता हूँ 81 पॉजिटिव है, वेरी गुड। प्लस 3 इंटू, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए यहाँ पर देखिए 1 2, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 1 ये 2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, -393 -393 लिख दिया हूँ, क्लोज ब्रैकेट क्लोज। माइनस, अब ये वाले के लिए लिखता हूँ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O4, N2O4 लास्ट वाला ये, तो लिखता हूँ 9.7 पॉजिटिव है, इसलिए पॉजिटिव ही रहने देता हूँ। प्लस ये 3 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पहला है, -110, तो -110, ठीक है। ये इसे आप सॉल्व करेंगे, ये पॉजिटिव है इसके लिए ऐसे कर देता हूँ, इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। ये पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो 1098 आ रहा है और ये पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो -320.3 आ रहा है, ठीक है। ऐसे ये पूरे ब्रैकेट को किया है ये, और ये पूरे ब्रैकेट को ये, इसे और अच्छे से लिखेंगे सॉल्व कर कर, तो -777.7 किलोजूल पर मोल। क्यों लिखा हूँ किलोजूल पर मोल? देखिए ये सारे का यूनिट एक साथ यहाँ लिखा है किलोजूल पर मोल, तो यहाँ भी ये किलोजूल पर मोल, ये हो गया इनका आंसर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बेसिस पे हमने ये निकाला। अब यहाँ देखते हैं, गिवन एक रिएक्शन दिया है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी गिवन है। व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एमोनिया गैस? देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट की बात है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जब गिवन है मतलब इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में ऐसे ही हाल में जब ये रिएक्शन होंगे तो इतना इंथैल्पी इनका है, नेगेटिव है, मतलब हीट रिलीज हो रहे हैं। अब मुझे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहाँ है बताने को, लेकिन जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करूँगा तो मैंने क्या कहा था, प्रोडक्ट क्या होंगे, प्रोडक्ट जो है 1 मोल होंगे। और नंबर 2, ये एक पॉइंट, नंबर 2 जितने भी रिएक्टेंट है वो अपने ये एलिमेंट फॉर्म में होंगे, एलिमेंट फॉर्म में। तो यहाँ क्या रिएक्टेंट एलिमेंट में है? प्रोडक्ट तो है अमोनिया NH3, रिएक्टेंट एलिमेंट में है, आंसर है हाँ, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। अब प्रोडक्ट जो है हमें 1 मोल चाहिए, क्या ये 1 मोल है? आंसर है नहीं, ये 2 मोल है। तो 2 मोल के लिए ये है रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मुझे 1 मोल के लिए चाहिए। और नंबर 3 क्या होना चाहिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए, कि रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए। रेफरेंस स्टेट क्या, हमारे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों ही रेफरेंस स्टेट में होने चाहिए। रेफरेंस स्टेट मतलब कि 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर पे जो जैसे होते हैं वैसे। तो अमोनिया हमें पता है गैस होता है और ये रेफरेंस स्टेट में है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 बार में ये गैस ही होते हैं। और हाइड्रोजन भी गैस होते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 बार में, और नाइट्रोजन भी गैस होते हैं। तो ये सारे रेफरेंस स्टेट में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, इसलिए ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐसा मैं नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं इसे 1 मोल बना दूँ तो ये हो सकता है। तो सीधी सी बात है, हमें क्या दिया है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस मिलकर क्या बना रहे हैं, 2NH3 गैस। और इनका रिएक्शन ऑफ इंथैल्पी कितना है, ΔRH इज इक्वल्स टू -92.4 किलोजूल पर मोल। ये है, मुझे तो 1 मोल चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड अगर मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 गैस गिव्स NH3 गैस। अब ये क्या होगा,
ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए सारे टर्म्स कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्या 1 मोल है? आंसर है हाँ 1 मोल है। क्या रिएक्टेंट एलिमेंट्स है? आंसर है हाँ रिएक्टेंट्स जो है एलिमेंट में है। क्या रेफरेंस स्टेट में है? सारे गैस है, सारे ही गैस होते हैं नॉर्मली रेफरेंस स्टेट में, तो वो भी है, तो तीनों सेटिस्फाइड। तो अब ये जो रिएक्शन है ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन है। अब हमारा ये क्या होगा, इनका हीट, क्योंकि मैंने यहाँ सारे को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया है, हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो बन रहा है इस केस में वो भी ये पहले वाले इनका हाफ होगा, मतलब कि माइनस 92.4 डिवाइड बाई 2। इसे सॉल्व करते हैं तो माइनस 46.2 किलो जूल पर मोल। हमने एक बार कहा था ना कि अगर पूरे रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी n से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ तो मैंने पूरे रिएक्शन को हाफ से मल्टीप्लाई किया तो ये भी हाफ हो गए। लेकिन मज़े की बात है कि यही हमारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बन रहा है। तो ये कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल। ये अब हेस लॉ के ऊपर हमारा एक न्यूमेरिकल है। हेस लॉ पर न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH लिक्विड फ्रॉम द दिस डेटा। तो मुझे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन चाहिए। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए हमें क्या पता है कि इस साइड प्रोडक्ट के साइड में तो 1 मोल होना चाहिए पहली बात, ठीक है, और रिएक्टेंट के साइड सिर्फ एलिमेंट्स होने चाहिए। ये किस किस एलिमेंट से बने? ये कार्बन से बने हैं, हाइड्रोजन से बने, ऑक्सीजन से बने। कार्बन नॉर्मल स्टेट में ऐसे होते हैं, प्लस हाइड्रोजन रेफरेंस स्टेट में अपने ऐसे होते हैं, प्लस ऑक्सीजन रेफरेंस स्टेट में अपने ऐसे होते हैं। मैं यहाँ पर 1 2 3 मतलब चेंज नहीं कर सकता, ये 1 मोल ही होना चाहिए। अब इसे देख देख कर इधर मुझे बैलेंस करना है। कार्बन एक ही है चलेगा, हाइड्रोजन यहाँ 3 1 4 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ 2 है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना दिया हूँ। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है तो मैं इसे हाफ से मल्टीप्लाई करके 1 बना दिया हूँ। अब इस रिएक्शन का अगर मैं रिएक्शन ऑफ इंथैल्पी निकालूँ, सॉरी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालूँ तो वही इनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। तो मैं ये निकालना है मुझे। दिया क्या है, ये 1 मैं लिखता हूँ इसे, ये रिएक्शन 1 है, ये रिएक्शन 2 है, ये रिएक्शन 3 है, ये गिवन है। इनकी मदद से मुझे ये रिएक्शन निकालना है, इनका इंथैल्पी निकालना है। कैसे कर सकते हैं? चाहिए कितना मुझे? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन। पहले मैं कार्बन हाइड्रोजन को देखता हूँ, तो ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, लेकिन एक एक है। मुझे 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं 2 प्लस 2 इंटू 3 कर दूँ तो 2 मतलब ये 2, ये रिएक्शन 2 के साथ रिएक्शन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। मतलब कि यहाँ पर भी मैं 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन और 2 ऐसे करके मैं ऐड करूँगा अब दोनों को, ठीक है ना। तो इसे कैसे लिख सकूँगा फिर? कार्बन गैस ये गलत है, ये कार्बन सॉलिड एस होंगे, हाँ यहाँ पे गलत है, ये कार्बन सॉलिड होंगे, यहाँ पे भी कार्बन सॉलिड है, ठीक है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये इनका रिएक्शन हो गया रिएक्टेंट साइड। फिर इनका इक्वेशन 3 का भी रिएक्शन चाहिए लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2H2 गैस प्लस हाफ इंटू 2 तो होता है 1 ऑक्सीजन गैस गिव्स एरो देकर इनका प्रोडक्ट CO गैस प्लस इनको 2 मल्टीप्लाई कर 2H2O गैस लिक्विड। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं, इसे और इसे ऐड करके भी लिख सकते हैं ना, तो उसे ऐड करके लिखते हैं पहले। कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन प्लस 2 हाइड्रोजन गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ये हमारा इक्वेशन में नाम देता हूँ 4, ये इक्वेशन 4, ठीक है। अब 4 को मैं अगर रेफरेंस ये वाले से कंपेयर करूँ तो ऑक्सीजन सिर्फ ज़्यादा आ रहा है, बाकी तो यहाँ पर ये और ये ठीक है। अब ये ऑक्सीजन के लिए मुझे क्या करना है? इक्वेशन 1 को अगर मैं देखूँ
तो 2 ऑक्सीजन से अगर मैं 3/2 ऑक्सीजन को माइनस कर दूंगा तो हाफ ऑक्सीजन मिलेगा ना। देखिए 2 माइनस 3/2, तो ये 4 माइनस 3/2 दैट मीन्स 1/2 हाफ मिलेगा। तो ये 2 ऑक्सीजन को मैं अगर 3/2 ऑक्सीजन से माइनस करूँ कैसे कर सकता हूँ, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 1, रिएक्शन 4 माइनस रिएक्शन 1। तो रिएक्शन 4 क्या है, ये है ऊपर वाला प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन माइनस इनका प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस करूँगा। पहले देखिए रिएक्टेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट माइनस रिएक्टेंट, एरो देकर प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट लिख लिया हूँ माइनस इनका रिएक्टेंट क्या है CH3OH लिक्विड माइनस 3/2O गैस एरो। अब इनका प्रोडक्ट CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड माइनस इनका प्रोडक्ट माइनस CO गैस और माइनस 2H2O लिक्विड। ठीक है, ये देखिए ये काट सकता हूँ, ये काट सकता हूँ। ठीक है, और ऊपर में ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कट कर हाफ ऑक्सीजन आएंगे, तो इसे लिख सकता हूँ ये प्लस हाफ ऑक्सीजन प्लस 2H2 गैस माइनस CH3OH लिक्विड एरो देकर 0, क्योंकि इस साइड 0 है। और ये माइनस वाले को इस साइड ले जाऊंगा तो CS प्लस हाफ O2 गैस प्लस 2H2 गैस एरो देकर CH3OH लिक्विड ऐसे लिख सकता हूँ। अब यही इक्वेशन तो मुझे चाहिए था, इसी का अगर मैं रिएक्शन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लूँ तो वही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया। तो ठीक, अब मैं इसका निकालता हूँ। इसके पहले मुझे ये निकालना है, हेस लॉ ही यूज कर रहा हूँ। देखिए ये इस रिएक्शन का अगर मुझे इंथैल्पी निकालना है डेल RH इज इक्वल्स टू क्या करना होगा, कैसे बना है ये 2 + 2 × 3, तो रिएक्शन 2 का कितना है -393 प्लस 2 × अब रिएक्शन 3 का कितना है 286 -286। ठीक है, इसे मैं अगर सॉल्व करूं तो ये आएंगे -965 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, ये इक्वेशन 4 के लिए आ गया, रिएक्शन 4। ये जो रिएक्शन 5 है इनका नाम रिएक्शन 5 है, ये फाइनल रिएक्शन हमारा है रिएक्शन 5। ये रिएक्शन 5 कैसे आया है 4 - 1, तो इनका इंथैल्पी भी ऐसे ही आएगा 4 - 1। 4 कितना है -965 -1, 1 कितना है 1 है -726 इसे अगर मैं सॉल्व करूँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सॉल्व करूँ तो ये -239 किलो जूल पर मोल। ये है इस रिएक्शन, ये 5 नंबर रिएक्शन के इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ही इनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, देयरफॉर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस मिथाइल अल्कोहल इज इक्वल्स टू -239 किलो जूल पर मोल। ओके, ये आंसर। एक और न्यूमेरिकल है हेस लॉ बेस्ड, देखते हैं। यहाँ पर हमें क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज फॉर द प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए इंथैल्पी चेंज मुझे बताना है। ठीक है, जब ये ऐसे यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो इंथैल्पी चेंज हमें प्रोसेस बताना है। साथ में बॉन्ड इंथैल्पी भी बताना है कि ये CCl बॉन्ड के बीच में कितना इंथैल्पी है, और ये सारी चीज़ हमें दिए हैं। तो ये जो दिए हैं इनके बेसिस पे हम समझते हैं पहले कि क्या क्या दिए हैं। वेपराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया है ऐसे। ठीक है, वेपर मतलब क्या है, ये लिक्विड से गैस के में कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं इसे अगर मैं ऐसे लिखूँ 1, इसे लिखूँ 2, इसे लिखूँ 3, इसे लिखूँ 4, तो मैं ये इक्वेशन 1 को कैसे लिख सकता हूँ कि CCl4 हमारा गैस में लिक्विड में है, और ये कैसे कन्वर्ट हो रहा है
ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है, CCl4 गैस। इस प्रोसेस में कितना इंथैल्पी चाहिए दिया है, इस प्रोसेस का इंथैल्पी है इंथैल्पी है 30.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है। नंबर 2, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CCl4 ये दिया है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का इक्वेशन कैसा होगा, मुझे CCl4 लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, CCl4 लिक्विड फॉर्म में मिलता है। इसे बनाने के लिए मुझे कार्बन चाहिए और क्लोरीन चाहिए। कार्बन सॉलिड में है और क्लोरीन गैस लिक्विड गैस में है। इसे मैं 2 लिखूंगा तो 2 क्लोरीन प्लस कार्बन मिलाकर मुझे ये मिलेंगे। तो ये है इनका इक्वेशन। इसके लिए क्या कह रहे हैं, इनका इंथैल्पी कितना है, -135.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है ना। यहाँ पर जो मैं वेपर की जगह R लिख रहा हूँ, अब ये इक्वेशन में जब रिएक्शन बना लिया हूँ तो इसके लिए मैं R लिख दिया, मतलब इस रिएक्शन के लिए ये इंथैल्पी है। हालांकि ये रिएक्शन बनाने के लिए ये वेपर, ये F, ये A, ये सब काम है, लेकिन रिएक्शन बनाने के बाद ये सब हीट है, इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, इसलिए मैं R भी लिख दे रहा हूँ। नंबर 3 क्या है, ΔAH मतलब एटोमाइजेशन। अब एटोमाइजेशन के लिए क्या होता है, एटोमाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन है क्या, पहले सॉलिड में था, बाद में वो कार्बन एटोमाइज होकर एटम्स एज वेल एज गैसियस स्टेट में। यही सब जानने वाली बात है कि एटोमाइजेशन इंथैल्पी में क्या है कि एटम्स तो बनेंगे ही, एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स के एटम बन जाएंगे, लेकिन वो एटम गैसियस स्टेट में भी रहेंगे। तो यहाँ पर ये आ गए। इसे आप सब्लिमेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि सॉलिड से सीधा गैस में आ रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। तो इनका इंथैल्पी है -715 किलोजूल पर मोल। ठीक है। नंबर 4, क्लोरीन Cl2 को क्या हो रहा है, ये गैस में तो रहते ही है, लेकिन एटोमाइजेशन होने के बाद ये अब एटम्स बनेंगे, एटम्स रहेंगे और ये 2 ऐसे। ठीक है, ये फिर से एटोमाइजेशन हो गए। अब यहाँ के आप सब्लिमेशन कह सकते हैं आंसर ना, क्योंकि ये भी गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये सॉलिड से गैस जा रहा था तो इसे आप सब्लिमेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा 242 किलोजूल पर मोल। तो हमें ये 4 इक्वेशन यहाँ दिया है। अब इस 4 इक्वेशन के बेसिस पे मुझे इस इक्वेशन का एंथैल्पी निकालना है, ΔRH। ठीक है ना। क्या चाहिए मुझे, इस साइड चाहिए क्लोरीन गैस, मतलब CCl4 गैस। ओके, कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं अब देखिए। सबसे पहले हम कलर चेंज करते हैं और फिर देखते हैं कि मुझे इस साइड में क्या चाहिए, कार्बन गैस और क्लोरीन गैस। यहाँ पे एक कार्बन गैस है, यहाँ पे एक क्लोरीन गैस है। कार्बन गैस 1 चाहिए तो ये 1 में ही है, और क्लोरीन गैस मुझे 4 चाहिए लेकिन ये 2 है। तो मैं अगर इसके साथ ये 4 नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4 हो जाएंगे, और फिर दोनों को ऐड कर दूंगा तो इस साइड के जैसा मुझे मिल जाएगा। तो बेसिकली मैं 3 + 2 × 4 करूँगा। ठीक है, तो क्या होगा, 3 को ऐसे ही लिख देता हूँ CS, और एक एडो देता हूँ, और यहाँ पर गैस, और 4 को लिखते समय 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूँगा, तो ये 2Cl2 गैस, और यहाँ पर 4Cl गैस। ये हमारा हो गया एक रिएक्शन, नया रिएक्शन जो मैंने बनाया वो हो गया ये हमारा नया रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को नाम दे देते हैं रिएक्शन नंबर 5। ठीक है, अब इसके आगे क्या करना है मुझे, इस साइड तो बैलेंस हो गया, लेकिन इस साइड मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये सब हटाकर क्या चाहिए, CCl4 गैस चाहिए, ये सब हटाना है मुझे। अब कैसे करेंगे, अगर मैं इसे रिएक्शन 2 से माइनस कर दूँ, आप देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर सेम है। ठीक है ना, तो अगर मैं 5 - 2 करूँगा तो ये सब हट जाएंगे यहाँ से, तो मैं क्यों ना कर दूँ, करता हूँ। अब ये
5 - 2। तो ये वाले सेम रिएक्शन को मैं लिख रहा हूँ, लेकिन साथ में 2 को माइनस कर दूंगा। ये 5 का मैंने रिएक्टेंट लिख लिया, -2 के रिएक्टेंट। 2 के रिएक्टेंट क्या है, ये है, तो ऐसे माइनस किया हूँ, और 2Cl2 गैस ये माइनस किया हूँ एरो देकर। अब 5 के प्रोडक्ट -2 के प्रोडक्ट -CCl4 लिक्विड। ठीक है, ऐसे मैं लिख दिया हूँ। देखिए अब क्या कर सकते हैं, इसे अगर मैं देखूँ तो ये और ये और ये और ये कट गए, इस साइड 0 है, तो है क्या हो रहा है, 0 एरो देकर C गैस प्लस 4Cl गैस माइनस CCl4 लिक्विड, ऐसा है। और ये माइनस को इस साइड ले जाऊँ तो CCl4 लिक्विड एरो C गैस प्लस 4Cl गैस, ये हमारा इक्वेशन 6 लिख देता हूँ। ठीक है, 6। अब आप इसे अगर इसके साथ कंपेयर करें तो अभी हम बहुत नज़दीक है, बस ये गैस है ये लिक्विड है, तो मुझे अभी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, ये 1 को देखिए, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, तो अगर मैं 6 - 1 कर दूँ तो ये दोनों लिक्विड कट जाएंगे, तो मैं वही करूँगा। अब मैं 6 - 1 करूँगा। 6 में क्या है, CCl4 लिक्विड, -1 में क्या है, वहाँ भी CCl4 लिक्विड, एरो देकर। 6 के प्रोडक्ट क्या है, C गैस प्लस 4Cl गैस, -1 के प्रोडक्ट क्या है, CCl गैस। ठीक है, ये लिक्विड लिक्विड कट गए, इधर 0, तो लिख सकते हैं 0 एरो देकर C गैस प्लस 4Cl गैस माइनस CCl4 गैस। और ये माइनस CCl4 गैस इस साइड आ जाएंगे, तो CCl4 गैस इस एरो देकर ये C गैस प्लस 4Cl गैस। यही तो मुझे चाहिए था। अब देखिए ये वाला सेम है, तो अब मुझे सिर्फ इंथैल्पी कैलकुलेट करना है। ये रिएक्शन 6 है, तो ये 7 नंबर रिएक्शन के, और इसके लिए मुझे पहले 5 कैलकुलेट करना होगा, फिर 6 और फिर 7। तो रिएक्शन नंबर 5 के लिए अगर मैं देखूं तो इनका इंथैल्पी क्या आएगा, RH इज इक्वल्स टू, कैसे बना है 5, 3 + 2 × 4 से, तो 3 कितना है, ये 715 प्लस 2 × 4, 4 कैसे बना है 242 से, ऐसे। तो इसे मैं अगर सॉल्व करूं तो ये आ रहा है 1199 किलोजूल पर मोल। ठीक है, फिर रिएक्शन नंबर 6, ये कैसे बन रहा है 5 - 2, तो इनका ये H भी बनेगा 5 कितना अभी किया है 1199 -2, 2 कितना है 2 है -135.5, तो ये माइनस माइनस प्लस होकर ऐड होकर ये फिर से एक बड़े नंबर बन जाएंगे 1334.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, अब ये 7 बन रहा है कैसे, 6 - 1, तो 6 में कितना है, ये यहाँ लिखता हूँ 7 के लिए, 7 के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ, नहीं तो और जगह नहीं है। 7 के लिए डेल RH इज इक्वल्स टू 6 है 1334.5 माइनस 1 का क्या है 30.5, ये। तो अगर मैं इसे माइनस है ना, हाँ, इसे ऐड कर इसे माइनस करूँ तो ये आएगा 1034 किलोजूल पर मोल। ये हमारा 7 का इंथैल्पी आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या कैलकुलेट इंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस, इंथैल्पी चेंज कितना हो गया 1304 किलोजूल पर मोल, ये है इंथैल्पी चेंज इन द प्रोसेस। अब और क्या बोले, कैलकुलेट द बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ये CCl4 CCl, इनका बॉन्ड इंथैल्पी निकालना है। मतलब क्या है कि देखिए
कार्बन और 4 क्लोरीन एटम, ये मिलाकर मुझे ये बना है ना। तो इस पूरे प्रोसेस में इनको तोड़कर मुझे ऐसा बनाने में पहले क्या था, थोड़े समझने से हो जाएंगे। पहले क्या था, ऐसा था, ऐसे था। इसे तोड़कर मैं एक कार्बन और 4 क्लोरीन मुझे मिला। कितना एनर्जी मुझे देना पड़ा, 1304 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी देना पड़ा। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एंथैल्पी चाहिए। 4 बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे टोटल इतने एनर्जी देने पड़े थे 1 मोल में। हाँ, अब अभी वही बात है, अब मैं 1 मोल का सिर्फ एक बॉन्ड तोड़ूंगा, एक बॉन्ड। 1 मोल को भूल जाते हैं। 4 बॉन्ड तोड़ने के लिए इतने एंथैल्पी लगे, पर मोल तो हर जगह ही है, इतना हीट मुझे देना है, एनर्जी देना है, 4 बॉन्ड टूटेंगे। एक बॉन्ड तोड़ने के लिए कार्बन और क्लोरीन के, तो ये होगा 1304 डिवाइड बाई 4। इसे सॉल्व करते हैं तो ये 326 किलो जूल पर मोलर है। यही हमारा आंसर है CCl बॉन्ड का बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, अब यहाँ देख लेते हैं, फॉर द रिएक्शन ऑफ एट दिस टेम्परेचर 2A + B गिव्स C। यहाँ पर इंथैल्पी और एंट्रोपी दोनों ही दिया है। एट व्हाट टेम्परेचर विल द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, कंसिडरिंग डेल H एंड डेल S बी कॉन्स्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज। देखिए, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए, डेल G इज इक्वल्स टू डेल H माइनस T डेल S, ये हम सबको पता है। और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या चाहिए, हमें डेल G नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव, ठीक है ना, डेल G नेगेटिव चाहिए। तो डेल G नेगेटिव चाहिए मतलब ये टर्म नेगेटिव चाहिए, तो मैं लिख सकता हूँ डेल H माइनस T डेल S, ये नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डेल H शुड बी लेस देन डेल TS, ऐसे इसे इस साइड ले आया। फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, डेल H बाई डेल S इज ग्रेटर देन T, ठीक है। अब डेल H यहाँ दिया है, डेल H दिया है ना, कितना दिया है, डेल H दिया है 400 किलो जूल पर मोल, ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर डेल S कितना है 0.2 किलो जूल पर केल्विन पर मोल। सो यहाँ लिख सकते हैं 0.2, इनका यूनिट है किलो जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, ये इनका यूनिट, और ये T। यहाँ से मैं जूल किलो जूल मोल मोल काट दे रहा हूँ तो केल्विन बचता है, ठीक ही है। तो 400 डिवाइड बाई 0.2 क्या कर सकते हैं, 400 डिवाइड बाई 2 और इंटू 10 कर सकते हैं, ठीक है। इसे सॉल्व करूँगा तो ये काट कर मैं लिख सकता हूँ 5, देयरफॉर इट इज 2000 के, तो के है यहाँ पे, केल्विन है तो केल्विन है। तो ये हमारा आंसर, क्या आंसर है, एट व्हाट टेम्परेचर रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस, आंसर है कि रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस एट टेम्परेचर 2000 केल्विन, या टेम्परेचर अबव 2000 केल्विन। 2000 या 2000 के ऊपर टेम्परेचर होने से हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ओके ना, सो दिस इज द थिंग। यहाँ देख लेते हैं, कह रहे हैं कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम डेल U तो 0 है, व्हाट इज डेल S। तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए डेल U, एक आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसके चारों तरफ एक ऐसा हीट अडायबेटिक सिस्टम लगा है, कुछ भी अंदर नहीं आ सकता, कुछ भी बाहर नहीं जा सकता, तो इनका इंटरनल एनर्जी 0 है, चेंज इंटरनल 0 है, ठीक है। डेल S क्या होना चाहिए, डेल S से चेंज इन एंथैल्पी मतलब रैंडमनेस। तो आइसोलेटेड सिस्टम होने के बाद भी इनका रैंडमनेस 0 नहीं हो सकता है, रैंडमनेस पॉजिटिव भी हो सकता है। तो डेल S इज पॉजिटिव आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। क्यों, आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक ये सिस्टम है, आप ऐसा सोच सकते हैं कि एक सिस्टम है, लेकिन इनका
इनके भीतर जो रैंडमनेस है वो अभी भी पूरा नहीं है। यहाँ पर मानता हूँ गैस ए है और यहाँ पर मानता हूँ गैस बी है। अगर मैं पार्टीशन हटा दूँ तो ये गैस अभी भी इधर आ सकते हैं, ये इधर आ सकते हैं, रैंडमनेस इंक्रीज हो सकता है। तो रैंडमनेस इंक्रीज हो रहे हैं तो डेल एस इज़ मोर देन जीरो। तो आइसोलेटेड सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र तो जीरो नहीं है, लेकिन एंट्रोपी जीरो मोर देन सॉरी आइसोलेटेड सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र तो जीरो है, मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज इन एनर्जी जीरो है, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी पॉजिटिव हो सकते हैं। अच्छा, फॉर द रिएक्शन दिस साइन ऑफ डेल एच एंड डेल एस। अब देखिए ये गैस से गैस में जा रहे हैं, तो जब हमारा रिएक्शन गैस से गैस में जा रहे हैं और क्या हो रहे हैं, एटम से मॉलिक्यूल में जा रहे हैं। ये एटम है और ये मॉलिक्यूल है। अब आप समझिए कि रैंडमनेस किस में ज़्यादा होगा, एटम में या मॉलिक्यूल में। तो मॉलिक्यूल में रैंडमनेस, एटम में ज़्यादा है, मॉलिक्यूल में कम है। तो रैंडमनेस हमारा डिक्रीज हो रहा है। रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है मतलब डेल एस नेगेटिव, रैंडमनेस एस जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, मैं यही लिखना चाह रहा हूँ कि एस हमारा डिक्रीज हो रहा है, एस डिक्रीजेस देयरफॉर डेल एस नेगेटिव। अब इनके बारे में, अगर यहाँ पर एटम है, एटम जुड़ेंगे तो मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, अगर मैं एटम को तोड़ूंगा तो मुझे हीट देना पड़ता है, हीट गिव, सिस्टम हीट क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है ना, सो मैं हीट दूंगा तो वो एटम से मॉलिक्यूल बनेंगे। अगर मैं मॉलिक्यूल से एटम बनेंगे। अगर मैं एटम से मॉलिक्यूल बना रहा हूँ मतलब बॉन्ड बन रहा है, हीट रिलीज होंगे, हीट आउट, यहाँ पे हीट इन, मैं सिस्टम में डालूंगा हीट तो मॉलिक्यूल से एटम बन जाएंगे, हीट निकाल लूँगा बॉन्ड बन जाएंगे और वो एटम से मॉलिक्यूल बनेंगे। तो हीट आउट, हीट जब आउट हो रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव। तो इसलिए क्योंकि एनर्जी रिलीज्ड है, बॉन्ड फॉर्म्ड है, बॉन्ड फॉर्म्ड, एनर्जी रिलीज्ड, देयरफॉर डेल एच नेगेटिव। तो दोनों जस्टिफाइड है। ओके, यहाँ कह रहे हैं फॉर द रिएक्शन दिस डेल यू हमारा गिवन है और डेल एस गिवन है। कैलकुलेट द इंथैल्पी फॉर गिव्स एनर्जी फॉर रिएक्शन एंड प्रिडिक्ट द रिएक्शन मे बी स्पॉन्टेनियस, वेदर द रिएक्शन मे बी ऑकर स्पॉन्टेनियसली। तो ये हमें पता करना है। रिएक्शन गिवन है, हमें ये पता है जो गिव्स एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये पता है। और ये पता है कि डेल एच क्या होता है, डेल एच होते हैं डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी, ये भी पता है। और क्या क्या गिवन है, हमें डेल एस गिवन है -44.1 किलो जूल पर केल्विन। और क्या गिवन है, हमें डेल यू गिवन है, इट इज़ -10.5 किलो जूल, 10.5 किलो जूल है, तो मैं उसे जूल में कन्वर्ट कर लूँगा। ये हो जाएंगे -10500 जूल, हमें ये मिल गया। ठीक है, आर तो पता होता है, आर क्या होता है 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये हमारा आर है। और क्या है, डेल एन जी, ये हमें अब निकालना पड़ेगा। टी कुछ नहीं दिया है ना, तो हम टी 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैंडर्ड ले लेंगे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 298 केल्विन, तो हमारा टी 298 केल्विन। तो ये सारे चीज़ हमें मिल गए। अब ये डेल एन जी निकालता हूँ। डेल एन जी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। देखिए ये सारे गैस है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट कितना है 2, माइनस गैसियस रिएक्टेंट्स के मोल कितने हैं, ये है 2 प्लस ये 1, तो 2 + 1, सब गैस है इसलिए मैंने ऐड किया है, जो सॉलिड होता है उसे छोड़ देते।
तो 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू -1, ये हमारा डेल एन है। इससे अब हम डेल एच निकाल सकते हैं। डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल एन जी आर टी। डेल यू कितना है, यहाँ हमने निकाला है ना, -10500 जूल में, प्लस ये एन कितना है, डेल एन -1 इंटू आर 8.31 इंटू टी 298। ठीक है, इसे मैं अगर पूरा सॉल्व करूँगा तो ये 10500 प्लस ये आ रहे हैं 2470। इनको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये माइनस है ना, तो माइनस के कारण ये प्लस भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता, ऐसे ये इधर और ये इधर। ओके, इनको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये -12970 ऐसा जूल इतना ये आ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, डेल जी। डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल एच यहाँ निकाला हूँ, -12970 ये हमारा डेल एच है, माइनस टी इंटू डेल एस। टी कितना है, 298 इंटू डेल एस। डेल एस कितना है, -44.1 जूल। तो इसे मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। ठीक है ना, इसे ऐसे इसके संग मल्टीप्लाई करके फिर ये माइनस भी हो जाएंगे। तो मैं पहले एक एक करके करता हूँ। -12970 माइनस, अब ये थर्ड ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट में जो थे इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ इसे, तो ये होंगे -13141 ऐसा आप ले सकते हैं। ठीक है, अब ये ब्रैकेट जब खोल देते हैं तो -12970 -13141 ये करूँगा मैं, तो ये माइनस माइनस प्लस होंगे, सॉरी। तो ये आपको ये 1, ये 7, ये 1, हाँ इतना जूल। ठीक है, इसे लिख सकते हैं 0.171 जूल, किलो जूल। तो हमारा ये आंसर है। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ऑब्वियसली ये पॉजिटिव है। ये अगर पॉजिटिव है तो फिर हमारा डेल जी पॉजिटिव है। डेल जी पॉजिटिव है मतलब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। ओके, क्या क्या बात कहा था इन्होंने, डेल जी कैलकुलेट करो, हमने कैलकुलेट किया। अब पूछ रहे हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं, आंसर है नॉट स्पॉन्टेनियस। कैसे समझा हमने, क्योंकि ये डेल जी पॉजिटिव है। स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमारा डेल जी नेगेटिव होना चाहिए। ओके, और जब डेल जी 0 है तो इक्विलिब्रियम है, और जब डेल जी पॉजिटिव है देन इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यहाँ देखते हैं द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिएक्शन इज 10। ठीक है, मतलब कि k इज इक्वल्स टू 10 दे चुके हैं इन्होंने। ओके, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल जी। डेल जी के वैल्यू क्या है पूछते हैं। व्हेन आर गिवन है इट इज 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड टी गिवन है 300 K। इनका रिलेशन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो रिलेशन ऐसे आते हैं कि डेल जी इज इक्वल्स टू -RT ln K, ये। ओके, तो डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस, तो ठीक है, आर कितना है 8.314, टी कितना है 300, ln K कितना है 10। ठीक है, इसे लिख सकता हूँ -8.314 इंटू 300 इंटू ln 10 है 2.303। ओके, इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा
होंगे -5744 जूल पर मोल। इसे किलो जूल में लिखना है तो 3 डिजिट डेसिमल यहाँ लेंगे, 5.744 किलो जूल पर मोल। ये हमारा आंसर। तो ये एक फॉर्मूला जानने से हम इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO गैस। NO गैस के ऊपर थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पूछ रहे हैं कि ये क्या ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं है। तो इतना ही समझना है कि ये जब ये बन रहे हैं NO, तो ये बनने के दौरान क्या हो रहे हैं, ये हीट चाहिए इनको, हाँ, तो मैं हीट दूंगा तब ये बनेंगे, ठीक है। तो हीट जब ख़त्म हो जाएंगे तो ये फिर से टूट जाएंगे। लेकिन इस रिएक्शन में क्या है, सेकेंड वाले में ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, और ये है एंडोथर्मिक। जो मैं हीट दूंगा तब ये रिएक्शन होंगे। लेकिन और ये वाले रिएक्शन में हीट में अगर नहीं दूंगा तो भी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली हो जाएंगे, एक्सोथर्मिक, और ये होकर हीट को बाहर निकाल देंगे सिस्टम से। तो इस अंदाज से अगर मैं देखूं तो ये वाला ये NO गैस है, ये अनस्टेबल है। ये फॉर्मेशन जो है ये ज़्यादा स्टेबल है। ओके, सो कमेंट ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ NO गैस। तो कमेंट यही है, जो NO गैस इज अनस्टेबल बट O2 गैस इज स्टेबल, और O2 गैस ही फॉर्म होता है। इनके संग इनको मिलाकर ये बनेंगे और फिर इनके साथ ऑक्सीजन मिलाकर ये बनेंगे। तो फाइनली ये स्टेबल रहेगा, ये स्टेबल नहीं रहेगा। रीज़न है कि ये वाले में ये एंडोथर्मिक है, हीट इज़ रिक्वायर्ड, ये एक्सोथर्मिक है, हीट इज़ गिवन आउट एंड देयरफॉर इट इज़ मोर स्टेबल। ओके, लास्ट देखते हैं। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज इन सराउंडिंग when 1 mole of H2O liquid is formed under standard condition, ठीक है ना। इंथैल्पी चेंज इन दी सराउंडिंग में का है, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ H2O लिक्विड इज फॉर्म्ड इन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो कैसे फॉर्म होंगे, H2O मुझे लिक्विड चाहिए स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो ये 1 मोल ही होना चाहिए। ये वाटर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से आएंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में। हाइड्रोजन तो 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 चाहिए, यहाँ पर 2 है तो हाफ करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में मुझे इनका एंट्रोपी चेंज ऑफ द सराउंडिंग निकालना है। ये इनका फॉर्मेशन दिया है। इस कंडीशन में इनका ΔFH जो है -286 किलो जूल पर मोल है। When 1 mole of H2O liquid is formed under standard condition, ΔFH is equals to this one। तो ये इक्वेशन है, ये उनका वैल्यू है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग, ठीक है। तो ΔS लेकिन सराउंडिंग का इज इक्वल्स टू, पता है Q, फिर सराउंडिंग का डिवाइडेड बाई T। टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ स्टैंडर्ड कंडीशन लिखा है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हमारा टेम्परेचर जो है कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन एट स्टैंडर्ड कंडीशन, ये हमें पता है। और ये हीट इन द सराउंडिंग कितना है, ये समझने वाली बात है, तब भी मेरा आंसर आ जाएंगे। इंथैल्पी चेंज इन द सराउंडिंग, इंट्रोपी चेंज इन द सराउंडिंग। अब आप देखिए, ये जब रिएक्शन हो रहा है तो ये हीट बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जब ही एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर रिएक्शन हो रहा है और ये हीट रिलीज़ कर रहे हैं। तो सिस्टम जब हीट रिलीज़ करेंगे वही सराउंडिंग में जाएंगे। तो ये क्या दिखा रहे, -286 जूल पर मोल सिस्टम ने हीट रिलीज़ किया, और ये हीट कहाँ जा रहा है, सराउंडिंग में। तो सिस्टम का तो हीट डिक्रीज हो गया है, इसलिए इतना हीट निकल गया सिस्टम से, लेकिन सराउंडिंग में इतना ही हीट बढ़ गया। जब इस सराउंडिंग का अगर मैं हीट लिखूँ तो 286 किलो जूल ये सराउंडिंग का हीट है, ठीक है, किलो जूल। ये सराउंडिंग में हीट गया है, समझ रहे। सिस्टम ने इतना हीट रिजेक्ट किया और इतना ही हीट सराउंडिंग ने ले लिया, तो इस सराउंडिंग के लिए हीट पॉजिटिव है। बस
डिवाइडेड बाई किलो जूल है, ये याद रखना है, डिवाइड बाई टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, इसे लिख सकते हैं किलो जूल को 28600 जूल और नीचे 298, ये केल्विन ही है तो जूल पर केल्विन। इसे सॉल्व करूँगा तो ये आते हैं 959.73 जूल पर केल्विन, यही इनका आंसर है। तो कंसेप्ट सिर्फ यहाँ पर था कि Q सराउंडिंग इज इक्वल्स टू दिस वन, क्योंकि जो रिएक्शन ने हीट रिजेक्ट किया है, बाहर निकाला है, वही सराउंडिंग ने एब्जॉर्ब कर लिया है। दैट्स इट, थैंक यू।